नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आज के एक बिल्कुल नए सेगमेंट में, एक नए लेक्चर में। और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ हम सभी की शान, किसी भी देश की आन बान शान, और साथ ही साथ दुश्मन से सबसे पहले लोहा लेने वाली इकाई, या यूं कहें कि देश के गौरव के बारे में, जिसे हम वायु सेना के नाम से जानते हैं। आज मैं आपको वायुसेना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारियां साझा करूंगा, जिसमें हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों एवं भारत के वायुसेना के स्ट्रेंथ और इसकी क्षमताओं एवं इसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करेंगे, जानकारियां साझा करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, चाहे दुनिया के किसी भी देश का हम उदाहरण लें, दुनिया के हर देश के लिए मॉडर्न डे वॉर जिसे हम कहते हैं, आधुनिक युद्ध जो है, इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है वो है उसकी डिफेंस कैपेबिलिटीज़। साथ ही साथ उस कैपेबिलिटीज़ में उसकी अप्रोच, और उस अप्रोच के थ्रू जो उसके लिमिट होते हैं, उसको जब वो उसकी क्षमता की चरम सीमा तक पहुंचा देता है, तो उसके द्वारा ही उस देश की जो गतिविधियां हैं, उस देश की जो सुरक्षा संबंधित जो प्रणाली है, उसके बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं या उसके बारे में पता चलता है। और साथ ही साथ यह देश की सुरक्षा और अन्य गतिविधियां जो हैं, उसको एग्जीक्यूट करने, उसको सही तरीके से निरूपित करने, और साथ ही साथ बिना किसी नुकसान के कार्य को पूरा करने के लिए जो सेना की क्षमता होती है उसको बताता है। और इसमें सेना का जो सबसे महत्वपूर्ण और सक्रिय अंग है, जो दुश्मन से सबसे पहले इंटरैक्ट करता है, फेस करता है, उसका सामना करता है, उस सेना को या सेना के इस अंग को हम वायु सेना के नाम से जानते हैं। प्रत्येक देश की अपनी वायुसेना होती है, जो उस देश में हवाई मार्ग, या आप कह सकते हैं वायु मार्ग के द्वारा होने वाले हमले से सुरक्षा करती है, और आवश्यकता पड़ने पर ऑफेंसिव एक्शन भी लेती है। किसी भी देश का हम उदाहरण लें, उस देश में सेना की मुख्य रूप से 3 इकाइयां होती हैं, और सेना की इन 3 इकाइयों को हम क्रमशः जल सेना, थल सेना एवं वायु सेना के नाम से जानते हैं। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा, किसी भी देश का हम उदाहरण लें, उस देश में सेना की कितनी इकाइयां हैं? 3 इकाइयां होती हैं, अच्छी तरह से याद रखिएगा। और इन 3 इकाइयों को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम नाम देते हैं जल सेना, दूसरा हो जाता है थल सेना, थल सेना, और फिर उसके बाद आ जाती है वायु सेना, वायु सेना। इन्हीं तीनों अंगों के अलग अलग सब पार्ट्स होते हैं। जैसे जल सेना में हो गया आपका कोस्ट गार्ड हो गया, कोस्ट गार्ड के फिर बाद आपका आ गया अनदर लाइक सबमरीन का सेक्शन हो गया, उसके बाद फिर आ जाता है डिस्ट्रॉयर्स हो गए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो गए, और इस तरह से सेना के अंग कार्य करते हैं। उसी तरह से थल सेना का अगर हम उदाहरण लेंगे, तो थल सेना में एक हो जाता है जिसे हम इन्फेंट्री के नाम से जानते हैं, इन्फेंट्री बोलते हैं, यानी कि जो दुश्मन से मैन टू मैन कॉम्बैट करती है। उसके बाद फिर आपका हो जाता है सिग्नल यूनिट होता है थल सेना में। उसके बाद फिर आपका अनदर हो जाता है आर्टिलरी यूनिट होता है, आर्टिलरी होती है। एंड देन उसके बाद और भी बहुत सारे अंग होते हैं थल सेना के। ठीक उसी प्रकार से वायु सेना जो है, वायु सेना का एक बिल्कुल अलग हिस्सा होता है। वायु सेना का अपना पूरा अलग विंग होता है, जिसमें लड़ाकू जहाज होते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर हम लड़ाकू जहाज़ों को ही
वायुसेना समझ लेते हैं, जो हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी आप कह सकते हैं जानकारियां कम होने के रूप को बताता है। वास्तव में वायुसेना की जब हम बात करते हैं तो वायुसेना में कई तरह के विमान आते हैं, कई तरह की तकनीकें प्रयोग की जाती है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि वायुसेना इकलौती ऐसी सेना है जो पूरे विश्व की सबसे आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करती है, तो संभवतः यह कथन भी गलत नहीं होगा। क्योंकि वायु सेना या यूं कहिए कि एयरक्राफ्ट जो होते हैं, इसमें जो तकनीकें प्रयोग की जाती है उसमें किसी भी तरह के फेलियर की कोई गुंजाइश नहीं होती। किसी भी तरह का कोई अगर फेलियर होता है तो सीधे वहां पर नुकसान जो होता है वह जान की कीमत के रूप में चुकाना पड़ता है। यही कारण है कि वायुसेना की जो तकनीक होती है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर होती है अन्य क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली तकनीकों के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे पॉइंट आता है सेना के संदर्भ में कि सेना के कौन कौन से अंग हैं। तो सामान्य तौर पर याद रखिएगा, सेना में मतलब वायुसेना जो है, वायुसेना में आते हैं हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और उसके अतिरिक्त फ्यूल टैंकर्स एंड दूसरे जो हिस्से हैं। और इनके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, जो आपको न केवल वायुसेना के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां देगा, बल्कि यह भी समझने में मदद करेगा कि कितने बड़े स्केल पर ये चीजें कार्य करती हैं। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ। वायुसेना की जब बात आती है तो नॉर्मली हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट को ही इंपॉर्टेंस देते हैं। तो फाइटर एयरक्राफ्ट में जो कुछ नाम आप जानते हैं, जैसे कि एक हो गया राफेल भारत में, ठीक है, उसके बाद फिर हो गया मिराज, उसके बाद हो गया मिग 21, हल तेजस, ठीक है, तेजस जो भारत का स्वदेश निर्मित है, सुखोई 30 MKI, उसके बाद उसी तरह से आ जाता है मिक्योंग हो गया, जगवार हो गया जो कि बहुत पुराना हो चुका है, चेंज करने की भी जरूरत है, उसी तरह से मिग 29। तो ये सभी कुछ ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रयोग में किए जाते हैं। तो क्या भारतीय वायुसेना के पास जितने जहाज है दुनिया में इतने ही जहाज हैं, या भारतीय वायुसेना से भी एडवांस कोई सेना है या एयरफोर्स है? तो इसका जवाब है कि भारतीय वायुसेना की तरह ही कुछ और ऐसे देश हैं जो एयर सुपीरियॉरिटी में अपना पोजीशन रखे रखे हुए हैं, जिनमें सबसे पहले नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। उसके अलावा आपको मिलेगा नाम रसिया का। रसिया के बाद आपको जो पॉइंट मिलेंगे उसमें मिलेंगे चाइना। चाइना के बाद जो आपको हिस्सा मिलता है वो आपको मिलता है फ्रांस। फ्रांस का ही ये जो लड़ाकू विमान है राफेल, जिसे पूरा नाम है दसॉल्ट राफेल, दसॉल्ट नाम की कंपनी से बनाती है, वह फ्रांस का है। उसके बाद आपको ब्रिटेन भी आपको दिख जाता है जहां पर फाइटर प्लेन दिखेंगे। साथ ही साथ आपको यूरोपियन यूनियन में भी मिलते हैं। एंड इसके साथ ही साथ इंडिया जो है यह भी दुनिया के उन आप कह सकते हैं ताकतवर देशों में है जिसकी एयरफोर्स ताकतवर और शक्तिशाली है दुनिया के टॉप लीडिंग कंट्रीज में। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके संबंध में एक एक करके। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरफोर्स की जब बात की जाए तो एयरफोर्स में जो फॉर्मेशन होता है वो नॉर्मली कुछ इस शेप में आपका उड़ते हुए जहाज आपको दिखाई देते हैं। इसके पीछे का एक कारण ये होता है कि जब इस शेप में ये उड़ते हैं तो यहाँ पर रडार जो होता है, रडार में डिटेक्ट होने के चांसेस कम रहते हैं और एग्जैक्ट नंबर जो होता है ये आपका एग्जैक्ट नंबर जो होता है प्लेन का ये मालूम नहीं चल पाता। तो यह भी एक कारण है कि ये इस फॉर्म में मतलब कि प्लेन्स जो हैं वो एक मतलब बर्ड के फॉर्म में ही उड़ते हैं, क्योंकि रडार शेप नहीं बता सकता, वो आपका बस ये बताता है कि उड़कर क्या आ रहा है। दूसरी चीज आपकी आ जाती है जो प्लेन का जो कॉकपिट है, या यूं कहें कि फाइटर प्लेन का जो पायलट, या यूं कहें कि जो आप कह सकते हैं पायलट की जो सीट होती है उसमें अलग अलग तरह की इक्विपमेंट जो लगे हुए रहते हैं, खासतौर पर उनका जो हेलमेट रहता है
अकेले इस हेलमेट की कीमत जो रहती है वर्ल्ड के टॉप एक्सपेंसिव लेवल पे अगर देखा जाए तो इसकी कीमत होती है 5 करोड़ रुपए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो आप हेलमेट देखते हैं पायलट्स के पास नॉर्मली, जो बहुत अच्छे देश जो हैं जहाँ पर ये बहुत एडवांस लेवल पे यूज़ करते हैं, वहाँ पर अकेले इस हेलमेट की ही कीमत होती है लगभग 5 करोड़ रुपए। क्योंकि इसमें ये जो एरिया होता है ये एक तरह के स्क्रीन का काम करता है, जिसमें हर उस चीज और टारगेट को पायलट देख सकता है, और जिस दिशा में वह अपनी नज़र घुमाएगा उसी दिशा में ये दिखाई देता है। तो वास्तव में ये काला इसी वजह से है ताकि वो क्लैरिटी वहाँ पे चीज़ों को उसको साफ तौर पर दिखती रहे। साथ ही साथ एयर के लिए जो सप्लाई के लिए जो आपका बना हुआ रहता है, आप कह सकते हैं पंप या ट्यूब, जिससे वो रेगुलर मिलता रहता है, क्योंकि जब प्लेन हवा में होता है तो उसे बड़े पैमाने पर जी फोर्स का सामना करना पड़ता है। तो स्पेशली डिज़ाइन सूट उसे अच्छे तरीके से फ्लाई करने में मदद करते हैं। और इन सभी चीज़ों के साथ एक जो पायलट होता है उसे बहुत ही हाईली, आप कह सकते हैं हाईली टफ सिचुएशन के लिए तैयार किया जाता है जब वो फ्लाइट अटेन मतलब कि स्टार्ट करते हैं, या फ्लाई मतलब कि फ्लाइट में होते हैं, या यूँ कहा जाए कि जब उसे फ्लाई कर रहे होते हैं, किसे, फाइटर प्लेन को। अब आते हैं नेक्स्ट इससे रिलेटेड इंडियन डिफेंस की अगर बात की जाए तो उसमें रैंकिंग सिस्टम जो होती है वो अलग अलग होती है। एयरफोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं आज, तो उसमें आपका एयरक्राफ्ट मैन होता है, उससे ऊपर आपको मिलेगा लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, उसके बाद फिर मिलते हैं कॉरपोरेट, फिर मिलते हैं सार्जेंट, सार्जेंट से ऊपर की जो पोजीशन होती है वो जूनियर वारन की होती है, फिर आ जाता है वारंट ऑफिसर, फिर आ जाता है आपका मास्टर वारंट ऑफिसर, देन उसके बाद फिर आपको मिलते हैं फ्लाइट ऑफिसर, उससे ऊपर हो जाते हैं फ्लाइट ल्यूटेनेंट, एंड देन हो जाते हैं स्क्वाड्रन लीडर जो पूरे स्क्वाड्रन को लीड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट विंग कमांडर, विंग कमांडर से ऊपर का जो पोस्ट है वो हो जाता है ग्रुप कैप्टन, फिर आ जाता है एयर कोमोडोर, फिर आता है आपका एयर वाइस मार्शल, देन एयर मार्शल, देन एयर चीफ मार्शल। और वायुसेना के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, टॉप ऑफिसर जो होते हैं, जैसे पुलिस में डीजीपी है, आर्मी में जनरल है, ठीक उसी तरह से एयरफोर्स में आपको मिल जाते हैं मार्शल। ठीक है, फील्ड मार्शल यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं, सैन मानिकशॉ को फील्ड मार्शल, जो भारत के अंतिम आप कह सकते हैं फील्ड मार्शल जो थे वो सैन मानिकशॉ थे। तो जनरल तक का ही पोजीशन जो है वो भारतीय सेना में आपको दिखाई देगा, थल सेना में। फील्ड मार्शल अब कोई नहीं बनता है, जनरल तक ही रहते हैं। सीडीएस का पोस्ट मिला है अभी नया, जो मतलब क्रिएट किया गया है, लेकिन सीडीएस जो है वो एक जॉइंट कमांड सेंटर के रूप में काम करता है, न कि इन तीनों सेना के सुप्रीम के रूप में, तो ये भी याद रखिएगा। एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स में आपका क्या हो जाता है, मार्शल, जो उसके टॉप ऑफिसर होते हैं। अब इसके बाद हिस्सा जो आता है वो आता है रिलेटेड टू कि आपका कौन कौन से सेक्शन जो है वो यहाँ पे काउंट होंगे या फिर कैसे होता है। तो 3 यूनिट सेना की कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई नेवी, ठीक है, दूसरी हो गई आर्मी, और उसके बाद नेवी के बाद जो आपका सेना का जो अंग हुआ वो कौन सा हुआ, तो ये आपका ये हमारा सेना का अंग हुआ आर्मी, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर एयर फोर्स, तो ये आपका मतलब ये हमारे सेना के अंग हो गए। अब इन सेना के अंगों में अनदर, फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो हमें मिलता है सेना के अंगों में कि सेना में कौन, मतलब कि वायुसेना जो है, वायुसेना में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो वायुसेना में आपकी हो जाती हैं जो मतलब कि प्लेन्स जो होते हैं, उसमें हो जाते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, अटैक एयरक्राफ्ट, उसके बाद हो जाते हैं बॉम्बर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा जो है ये बॉम्बर को बताते हैं, ठीक है, ये बॉम्बर को बता रहे हैं, ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट के एग्जाम्पल हैं। बॉम्बर के बाद फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बॉम्बर के बाद फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एवॉक्स, ठीक है। एवॉक्स का मतलब ऐसे प्लेन जो रडार का काम करते हैं। तो प्लेन में एक तो हो गया बॉम्बर, उसके बाद हो गए जो हेवी वेट कैरी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एवॉक्स हो गए। उसके बाद हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाले एयरक्राफ्ट। उसके बाद फिर जाते हैं रेजोनेंस या रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट, फिर हो जाते हैं टैंकर, देन फिर होते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फिर होते हैं हेलीकॉप्टर, उसके बाद आते हैं ट्रेनर, एंड देन फिर आ जाते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो रफ
रफली अगर आप काउंट करें तो 11 टाइप के एयरक्राफ्ट हैं जो किसी भी देश की वायुसेना प्रयोग करती है, जिसमें से एक जो हम लोग नाम सुनते हैं हमारे देश का, अगर हम उदाहरण लें दसॉल्ट राफेल का जैसे एग्जांपल लिया, तो वो एक क्या है, वो एक अटैक एयरक्राफ्ट है, साथ ही साथ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, मतलब वो अटैक के अलावा और भी कई काम कर सकता है। लेकिन वो कौन से, लाइक अटैक के अलावा वो जरूरत पड़ने पर वो मदद कर सकता है, लाइक फाइट करने के लिए भी, तो फाइटर एयरक्राफ्ट भी, तो मल्टी रोल मतलब एक से ज़्यादा काम, लेकिन सारे काम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसको अब अगर डिटेल में कहें तो सबसे पहले आ जाता है बॉम्बर। ये जो प्लेन है, इस तरह के प्लेन को हम लोग बोलते हैं बॉम्बर। इनका काम बस इतना होता है कि एक देश से वन कंट्री टू सेकंड कंट्री इनको जाना है और जाने के बाद बम गिराकर आ जाना है, बस। ये बहुत ही डेडली इसलिए भी माने जाते क्योंकि ये जो बॉम्ब कैरी करते हैं ये छोटे मोटे बॉम्ब नहीं होते हैं, ये किसी भी इलाके में जहां पर ये गिरेंगे उस पूरे इलाके को नेस्तो नाबूद कर देते हैं। तो इस वजह से इनका बहुत ही ज़्यादा मतलब रोल आपको दिखाई देता है। दूसरा आ जाता है आपका एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जो आपका मीन्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के एग्जांपल हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह हेवी वेट को ट्रांसफर करने के लिए। तो भारी जो वजन होता है उस वजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फिर जैसा कि आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गया, ये आपका इसी तरह से एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो प्रयोग किए जाते हैं। देन उसके बाद फिर अनदर आ जाता है मॉडल्स ऑफ एयरक्राफ्ट, अलग अलग टाइप्स के जो बनाए जाते हैं टेस्टिंग पर्पस से कि कितना स्पीड वो जा सकें। जैसे ये जो एयरक्राफ्ट है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा बनाया गया था इस पर्पस से कि कितना तेज कोई प्लेन उड़ सकता है उसको चेक किया जाए। उसके बाद फिर तेजी से मूव और टर्न कैसे ले सके उसको चेक करने के लिए इस तरह के प्लेन बनाए गए। ठीक है, स्मूथली कौन सा कर सके मूव, उसके लिए फिर एक प्लेन बनाए गए। ये सब प्लेन्स जो बनाए जाते तो उसको टेस्टिंग इसी बात से की जाती कि रडार पे डिटेक्शन कम हो, कितना तेज चल सके या फ्लाई कर सके, इनके बेसिस पर। आगे फिर बढ़ते हैं तो उसके बाद अलग अलग वेराइटीज़ हैं, जैसे कि प्लेन का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइक एक जो बहुत फेमस मॉडल या नाम आपने सुना होगा F-22 का हो जाता है। उसके बाद फिर कुछ हो जाते हैं X-201 हो जाते हैं, J-20 हो जाते हैं, चेंगडुंग 20। ये एग्जाम्पल्स हैं प्लेन, मतलब जो अलग अलग देशों में प्रयोग किए जाते हैं, अलग अलग देश इस्तेमाल करते, उस देश की वायुसेना इस्तेमाल करती है। ये जो प्लेन है ये एक बॉमर प्लेन है, दुनिया में सबसे खतरनाक बॉमर जो कहा जाए, एडवांस आप कह सकते हैं। एडवांस फॉर्म में अगर आप जानना चाहें या एडवांसली अगर आप समझना चाहें उसे, तो ये बॉमर है आपका, ये इस बॉमर का नाम है B-2 स्टेल्थ बॉमर। आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा भी। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही एयरफोर्स के पास है, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, और ये केवल एक ही एयरफोर्स के पास है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कहा जाता है तकरीबन 44 के आसपास है, नंबर्स मैं आपको कुछ देर में यहाँ पे और इससे डिटेल्स दूंगा। और इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने अलावा अपने अलाइज जो हैं, अलाइज यानी कि जो उसके साथी हैं, उसको भी नहीं दिया है। ये इतना खतरनाक है, आकार में ये बहुत बड़ा होता है। और ये जो प्लेन है ये जब हवा में उड़ता है तो इसके विंग्स जो होते हैं, ये जो विंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम इसका लाइक क्षेत्र फैलाव भी कह सकते हैं, यह लगभग आपका एक चमगादड़ की तरह दिखता है। याद रखिएगा, इसे इसे कई बार लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आखिर ये मतलब चमगादड़ है, बड़ा सा चमगादड़ का बदला हुआ रूप तो नहीं है। इस बात को लेकर लोगों में कई बार कंफ्यूजन भी होता है। तो याद रखिएगा इसका जो साइज है वो कुछ इतना बड़ा है और इसके उड़ने का तरीका इस तरह से है कि अगर उसको आप दूर से देखेंगे तो ऐसा लगे, या नीचे से आप देखेंगे, जमीन से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई चमगादड़ आसमान में उड़ रहा है, बहुत बड़ा। ये कुछ इसी तरह से होता है। तो इसके पीछे का एक कारण ये भी होता है कि ये जो प्लेन है ये बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। किस पर्पस से? तो बॉम्बिंग के पर्पस से।
और बॉम्बिंग के पर्पस से क्योंकि यूज़ किया गया, बॉम्बर है ये, तो इस वजह से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये प्लेन जो है ये रडार की पकड़ में नहीं आता। रडार जो है, रडार की पकड़ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता। और यही कारण है कि एक बार ये प्लेन जो है ये अगर हवा में चला गया तो उसके बाद फिर दोबारा, मतलब जब तक ये मिशन पूरा करके ना आए तब तक उस ड्यूरेशन में शायद ही कभी ऐसा होता है कि कोई देश या उस देश का जो रडार का टेक्नोलॉजी है वो इसको ट्रेस कर पाए। इस प्लेन की खासियत तो बहुत सारी है, लेकिन इसकी कीमत भी उसी तरह से है। 1 बिलियन के आसपास इसकी कीमत बताई जाती है। 1 बिलियन यानी कि भारत की करेंसी में कहा जाए 8,000 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी ये रकम होती है। हमारे देश का जो बजट है वो लगभग 60 बिलियन के आसपास होता है, उससे ज़्यादा का नहीं जाता है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्लेन कितना महंगा है। और उसमें भी पॉइंट याद रखिएगा कि ये तो प्लेन की कीमत है, बॉम्ब का काउंट यहाँ पर नहीं है। बॉम्ब जो गिराएगा वो अलग, बॉम्ब का अलग पैसा जो लगेगा, खर्च होगा वो अलग। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्लेन में आपका जुड़ी हुई हैं, इस प्लेन की कीमत से रिलेटेड है। एक और इस प्लेन का सबसे बड़ा जो कमजोरी या ड्रॉबैक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेंटेन करती है लेकिन इसके बावजूद इसमें है, ये प्लेन अगर एक बार उड़ा तो उसके बाद जब ये वापस आता है फिर इसके ऊपर का ये जो काला लेयर आप देख रहे हैं इसे दोबारा से रीपेंट करना पड़ता है। मतलब केवल ये एक ही बार उड़ने के बाद फिर दोबारा इसको रीपेंट करना पड़ता है और उसके बाद रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है, रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है ताकि इसका जो रडार पे ट्रेस होने का जो पॉसिबिलिटी है वो कम से कम किया जा सके। और इसी वजह से इस प्लेन को मेंटेन करने का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि यह पूरी तरीके से रडार पे मतलब कि चकमा देने में या रडार इसको पकड़ नहीं पाता, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। और अभी भी इसे वह यूज़ करते हैं बहुत बड़े स्केल पर। बहुत बड़े मतलब कि जहाँ पर भी बॉम्बिंग करनी है उसके कॉन्टेक्स्ट में। आगे उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट जो आपका प्लेन का एक आपका टाइप है, ये है आपका रडार से रिलेटेड, जिसको वो यूज़ करते हैं ताकि उस प्लेन का जो एरिया है टोटल रडार का स्पान का, विंग स्पान या आप कह सकते हैं रडार के जो सामने लगा हुआ रहता है प्लेन के, उसके थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सके। जैसा कि आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, इसमें अलग अलग प्लेन्स का कवर करने का रेंज जो है उस रेंज को बताया गया है। तो ये सभी रेंज आपको समझने में हेल्प करेंगे कि जो प्लेन होते हैं, प्लेन में केवल ऐसा नहीं कि उनको केवल हमला ही करना, उनको ये भी पता करना रहता है कि आखिर अगर हमला होगा उन पर तो सामने से होगा तो कितनी दूरी पे दुश्मन है। तो उन सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस वजह से प्लेन में आप देखिएगा उसका जो रडार होता है, हवा में जब प्लेन होता है, फाइटर एयरक्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका रडार भी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का, हाई क्वालिटी मतलब कि हाईली एडवांस होता है। एडवांस मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस, ताकि किसी भी कंडीशन में ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन उसे ट्रेस करके मार गिराए। आगे उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है, कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं जिनका जैसे मैंने बताया ट्रांसपोर्ट के लिए तो यूज़ होते ही हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्यूल के लिए भी यूज़ होते हैं, जिसको टैंकर बोला जाता है। टैंकर एयरक्राफ्ट होते हैं। टैंकर एयरक्राफ्ट क्या होते हैं? तो टैंकर एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो हवा से हवा में ईंधन भरने का काम करते हैं प्लेन में। हमेशा याद रखिएगा कि फाइटर प्लेन जो होते हैं, फाइटर प्लेन ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार उड़ें और उसके बाद लाइक उड़ते हुए फिर 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर गए और उसके बाद फिर मालूम चला तेल खत्म हो गया तो आके फिर एयरपोर्ट पे उतरे और फिर तेल भरवाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको जब मिशन के लिए जाते हैं तो हो सकता है कि उसे देश के एक छोर से दूसरे छोर तक एक ही फ्लाइट में जाना पड़े, तो हवा में ही उनके रीफ्यूलिंग के लिए अरेंजमेंट कर दिया जाता है। मतलब हवा में ही एक प्लेन आएगा और उस प्लेन के थ्रू एक नोजल निकलेगा, जैसे पेट्रोल पंप में आप जाते हैं तेल भराने के लिए, और प्लेन के आगे एक लंबा सा आप देखिएगा उसमें एक इस तरह से नोक निकला हुआ रहता है, नोक या सुई या आप कह सकते हैं डंडे के जैसा। वास्तव में ये आपका प्लेन में
तेल भरने के लिए भी यूज किया जाता है और कई बार रडार के रूप में भी होता है। तो अगर सामने ये रहा तो हो गया, अदरवाइज यहाँ पर कुछ इस तरह का हिस्सा बना हुआ रहता है जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यहीं पर आकर वो जो प्लेन होता है वो अटैच होता है, उसका हिस्सा जो रहता है मतलब टैंकर से निकलने वाला जो पंप होता है वो जुड़ता है, और फिर उसके बाद इसमें ऑयल की सप्लाई वो कर देता है। बहुत ही कम समय में बहुत ही हाईली प्रेशराइज्ड फॉर्म में फ्यूल जाता है जिससे तेजी से वो फुलफिल हो जाते हैं। तो ये उसके रोल रहते हैं। एयरक्राफ्ट जो होता है उसमें आपका फ्यूलिंग के लिए यूज़ होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रेनर के लिए यूज़ होते हैं, फिर आपका वेट कैरी के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा फिर अनदर जो यूज़ किए जाते हैं एयरफोर्स के थ्रू वो हो जाते हैं हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर किसी भी देश में इनसाइड मतलब देश के अंदर और देश के बाहर भी अगर बॉर्डर या उसके आसपास के इलाकों में जो प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर सोल्जर्स जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, सैनिकों को ड्रॉप करने में या फिर सैनिक को रेस्क्यू करने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यही कारण है कि चॉपर्स जो होते हैं, हेलीकॉप्टर जो होते हैं, उनका हाईली एडवांस होना बहुत ज़रूरी होता है। पहला रडार के मतलब कि पकड़ में ना आए या कम से कम आए, दूसरा नीचे फ्लाई कर सके ज़मीन से कुछ दूरी की ऊंचाई पर, और उसके साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर ये क्या कर सके, अटैक भी कर सकें। यही कारण है आप फिल्मों में देखिएगा कि हेलीकॉप्टर में से भी मिसाइलें फायर की जा सकती हैं और साथ ही साथ मशीन गन भी चलाई जा सकती है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में भी होता है, एक होता है ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जो सामान और वजन ढोने के लिए यूज होता है, और एक होता है अटैक हेलीकॉप्टर जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसका काम होता है जमीन पे जो दुश्मन होते हैं उसको नष्ट करना, खत्म करना, ताकि जब हमला हो तो उस समय जो ट्रुप्स हैं जो पीछे से आ रहे हैं उनके लिए रास्ता क्लियर रहे। आगे फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है हेलीकॉप्टर की दुनिया में अलग अलग टाइप्स बनाए गए, प्रोटोटाइप्स बनाए गए, और उसके बाद उसमें से जो बेहतरीन होते थे उसे एयरफोर्स ने यूज़ किया। इसमें से एक जैसे ये जो मॉडल आप देख रहे हैं चीता, भारत का जो चीता हेलीकॉप्टर है उसमें आपका कुछ इस तरह का प्लेन दिखता है। इसको वियतनाम वॉर में अमेरिका ने भी यूज़ किया था, कुछ इसी तरह के वो मॉडल को यूज़ करते थे ये प्लेन जो होते थे। अनदर उसके बाद एक ये हेलीकॉप्टर है जो यूज़ किया जाता है अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में, अपाचे आपको दिख सकता है। ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जो यूज़ किया जाता है रसिया में। देन उसके बाद जो अनदर चॉपर्स या हेलीकॉप्टर जो यूज़ होते हैं उसमें आपका रसिया का दुनिया का सबसे बड़ा जो हेलीकॉप्टर था जो रसिया के थ्रू बनाया गया था यूएसएसआर के द्वारा, भारत में भी उसे यूज़ किया जाता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है क्योंकि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा था और उसके बदले में चिनूक को लिया गया। ठीक है, तो ये वो हेलीकॉप्टर है जिसे रिप्लेस किया गया। फिर बाकी इसी तरह से और भी बहुत सारे छोटे छोटे मॉडल्स, मतलब छोटे मतलब अलग अलग मॉडल्स बनाए गए थे, सैंपल्स, जिनमें से एयरफोर्स ने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सुटेबल थे उनको चुना और फिर आगे चलकर उनको यूज़ करना शुरू किया। नेक्स्ट इसके बाद का हिस्सा आ जाता है, दुनिया में दो ऐसे देश हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर प्लेन और हथियार बनाते हैं। ऐसे संख्या ज़्यादा है, दो से ज़्यादा, चाइना भी उसमें शामिल है, फ्रांस भी है और ब्रिटेन भी है, यूरोपियन यूनियन भी है। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप कहिएगा तो दो ही देश है जिनके बीच में हथियारों को बेचने की होड़ और दुनिया पे जिनका सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं वर्चस्व है, दबदबा है। एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है आपका रसिया। तो अमेरिका के पास भी बहुत सारे हेलीकॉप्टर हैं, जैसे कि आपका लाइक चिनूक हो जाता है, चिनूक के मतलब चिनूक हो गया, चिनूक के अलावा लाइक आपका अपाचे हेलीकॉप्टर्स हो जाते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। ठीक है, उसके बाद फिर और भी अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ प्लेन्स जो होती हैं वो आपके हमें देखने को मिलते हैं। ठीक उसी तरह से रसिया जो है, रसिया ने भी प्लेन्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है। रसिया की आइडियोलॉजी जो है, कॉन्सेप्ट जो है, वो स्पीड और साइज को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, जबकि अमेरिकन कॉन्सेप्ट जो है ये कहता है सुपीरियर टेक्नोलॉजी को बेस्ट माना जाता है। सुपीरियर टेक्नोलॉजी, सुपीरियर टेक जो है इज बेस्ट, इज बेस्ट, ये आपका कौन कहता है, यूएस की फिलॉसफी। जबकि रसिया की फिलॉसफी कहती है द बिगर, द बिगर द बेटर, द बेटर।
और दोनों की ये जो आइडियोलॉजी और फिलॉसफी है ये इनके अनुसार सुटेबल बैठती है, इनके काम के अनुसार। इसी कारण से दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर जो बना वो रसिया ने बनाया। दुनिया के सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं फास्ट फॉर्म में काम चलने वाले हेलीकॉप्टर भी रसिया में आपको दिखाई देते हैं। साथ ही साथ डबल रोटर ब्लेड भी आपको दिखाई देता है जो कि रसिया में है। यूएस में डबल रोटर ब्लेड नहीं सिंगल रोटर ब्लेड है, जबकि रसिया में आपका क्या है, डबल रोटर ब्लेड। अभी भारत ने इसी तरह के प्लेन जो है इसको ऑर्डर करने की बात कही थी जब हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। एक हमारे जनरल बिपिन रावत या सीडीएस बिपिन रावत जो है उनका आप कह सकते हैं कि वो शहीद हो गए थे। तो उसके बाद ही इस डबल रोटर वाले ब्लेड को भी ध्यान में दिया गया और बोला गया कि ऐसे हेलीकॉप्टर ज़्यादा रिलायबल होते थे, इसको प्रोक्योर करने की परचेस करने की भी बातें की जा रही थी। तो ये सभी प्लेन्स जो हैं हेलीकॉप्टर जो ये सेना जो है वो यूज़ करती है बड़े पैमाने पर। एंड देन उसके बाद फिर वेट कैरी की जब बात आती है तो एक ये हेलीकॉप्टर जो पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा जिसने ख्याति अर्जित की है, क्योंकि वियतनाम वॉर में भी इसे पहली बार देखा गया था, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। चिनुक नाम से इसे जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत ही हेवी वेट कैरी कर सकता है। डबल रोटर ब्लेड दोनों साइड होने की वजह से इसमें इंजन फेलियर के चांसेस और खतरे कम होते हैं और ये अपने साइज से कई ज़्यादा वेट कैरी कर लेता है। और उससे भी खास बात यहाँ याद रखिए, इस प्लेन को बनाने में लगभग 2 लाख पार्ट्स का यूज होता है। आई रिपीट अगेन, 2 लाख पार्ट्स के द्वारा इसे बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें मशीनरी फेलियर के पॉसिबिलिटीज कम होती है। पेंच कम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हर एक चीज़ को स्पेसिफिकली डिज़ाइन करके बनाया जाता है यूएस के द्वारा। तो ये प्लेन बहुत अच्छा है, रिलायबल है हेवी वेट के लिए। आप जैसे कि देख भी सकते हैं टैंक तक, टैंक बोल रहा हूँ, तोप को भी ये आसानी से क्या कर सकता है, कैरी कर लेता है बिना किसी तरह के प्रॉब्लम के। तो कम खर्च पे ज़्यादा अच्छे से आउटकम इस प्लेन से मिल जाता है। तो इसे भारतीय वायुसेना भी अब प्रयोग करती है। दूसरे इसकी खासियत ये कहीं पर भी लैंड कर सकता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देख सकते हैं, पहाड़ की चोटी पर छोटे से एरिया में भी ये लैंड कर सकता है। पानी में भी ये उतरकर अपने ट्रुप्स को उतार सकता है। तो ये सब इसकी खासियतें हैं जिसकी वजह से यह जो हेलीकॉप्टर है ये बड़े पैमाने पर पसंदीदा चॉइस रहा है अलग अलग देशों के एयरफोर्स के लिए। एंड देन उसके बाद फिर अनदर जो हिस्सा आता है इसमें आपका आ जाता है एडवांस एयरक्राफ्ट, जो कि लाइक फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। जैसे आप यहाँ एक देख सकते हैं, ये आपका फाइटर एयरक्राफ्ट का उदाहरण है जो एयर सुपीरियोरिटी को प्रायोरिटी देते हैं। हाईटेक मशीनरी जो इसमें लगी हुई रहती है जिससे कि ये दुश्मन के इलाके में भी आसानी से एंटर कर जाते हैं। इसी में आपका जो मतलब कि कुछ नाम आते हैं, जैसे कि एक आपका नाम आ जाता है F-22 रैप्टर का, जो दुनिया का सबसे एडवांस 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है। तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो इनके फॉर्मेशन होते हैं एयरफोर्स में, प्लेन एक साथ उड़ते हैं, इसके पीछे भी रीज़न होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने के साथ ही साथ बॉर्डर को हमारे सिक्योर कर सके। कोई भी देश का बॉर्डर जो उस देश की वायुसेना के द्वारा ही सिक्योर किया जाता है ताकि दुश्मन जो है वो किसी भी तरह से देश में एंटर ना कर पाए। एंड देन उसके बाद एक और एग्जांपल आ जाता है जो दुनिया के एडवांस एयरक्राफ्ट की जब बात की जा रही है, दैट इज़ F-35। F-35 इसके बारे में भी यहाँ पे जानना जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि भारत इसे परचेस करे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, लेकिन इसमें मतलब हो सकता है करे। ये आपका 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है, 5th जनरेशन का है और इस वजह से भी इसे खरीदने के लिए बातें चलती रहती। F-35 लाइटनिंग के नाम से भी इसे जाना जाता है, F-35 भी नाम दिया जाता है। एंड देन एक और जो अमेरिका का ही प्लेन है जो उसकी सुपीरियोरिटी को बताता है, उसमें है सबसे ज़्यादा जंग में जिसने हिस्सा लिया, F-16। इसी F-16 के बारे में कहा जाता है कि हमारे कैप्टन हमारे जो मीन्स जब अटैक हुआ था तो उस समय जो भारतीय वायुसेना के ऑफिसर थे अभिनंदन, ठीक है, अभिनंदन सर, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इसे मार गिराया था अपने एयरक्राफ्ट से जो इससे टेक्नोलॉजी में बहुत ही लो लेवल पर था। तो इससे पता चलता है हमारे देश की सेना जो है उसकी योग्यता कितनी असाधारण है, मतलब सामान्य नहीं है, फार अवे फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस है। तो ये उसकी विशेषताओं को भी बताते हैं हमारे देश की सेना की। उसके बाद फिर आ जाता है एडवांस एयरक्राफ्ट में, जैसे आपका लाइक आ जाता है कि वो कैसे अपना ब्लेड जो है, रोटर है, विंग है, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसे रोटेट करके, उसे मूव करके वो उसे एरिया और अपने फ्लाइट की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए उसके जो विंग्स होते हैं उसका एक्सपेंशन भी हमें ये समझने में मदद करता
है। देन उसके बाद अलग अलग टाइप के मीन्स एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन हैं जो बनाए जाते हैं, फिर सेना अपने सुटेबल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से उसे चूज़ करती है। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, इसमें से कुछ हैं जो वायुसेना में कुछ मॉडल्स आपको दिखते भी होंगे, याद भी होंगे, जैसे F-22 का मॉडल इससे मिलता है। उसी तरह से आपका दिखेगा जगुआर, हल, इन सभी के मॉडल्स किसी न किसी से मिलते रहते हैं। उसके बाद अनमैन्ड एरियल व्हीकल की अगर बात की जाए तो उसमें आपको इस तरह के जो ईरान का जो अटैक ड्रोन था, यूएवी था, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, वे कुछ इस तरह से दिखता था। इस तरह से अनदर अटैक एयरक्राफ्ट में जो होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सुखोई का अगर मैं एग्जांपल, MiG-20 SU-57 वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो हर एक प्लेन का जो डिज़ाइन होता है वो अलग अलग टाइप से होता है। इसमें से कुछ डिज़ाइन ये प्लेन के हैं जो मतलब कि यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। अब इसके बाद आते हैं दुनिया के फिफ्थ जनरेशन के सबसे एडवांस प्लेन में सबसे डेंजरस जो माना जाता है फिफ्थ जनरेशन का प्लेन। एक तो हो गया आपका F-22 रैप्टर जो फिफ्थ जनरेशन का सबसे एडवांस प्लेन है। उसी में फिफ्थ जनरेशन का सबसे एडवांस प्लेन एक रसिया के द्वारा बनाया गया है जिससे हत्यारा कहा जाता है। मतलब ये इतना खतरनाक है, इसका नाम ही रखा गया है हत्यारा। और इस प्लेन जो है, ये उस प्लेन की पिक्चर है, इसका नाम है SU-57। भारत इस प्लेन को भारत में बनाने के लिए रसिया के साथ टेक्नोलॉजी शेयर पर या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत इस पे काम कर रहा था। लेकिन 100 करोड़ खर्च होने के बाद भी इसमें वैसी डेवलपमेंट नहीं दिखी जैसी कि एक्सपेक्टेड थी। तो इसी वजह से भारत ने इस डील से अपने आप को सेपरेट कर लिया कुछ वर्ष पहले। तो ये उस प्लेन का एक एग्जांपल है। ये प्लेन सबसे बड़ी इसकी खासियत है, जो पहला तो हो गया कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से उड़ता है। उसके बाद रडार पे कम डिटेक्ट होता है, ये आपका हो गया। एक और इस प्लेन की खासियत जो है वो ये है कि ये हवा में बहुत अच्छे से फ्लोट करता है। फ्लोट करना मतलब कि हवा में इसका जो उड़ने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से जैसे कि एक पंख हो, मतलब एक पंख की तरह ये फ्लोट करता है। तो इसकी वजह से भी ये बहुत ही स्मूथली अपने मिशन को अंजाम दे पाता है, मालूम भी नहीं चल पाता। और ये कई तरह के ये अनएक्सपेक्टेड जो स्टेप्स हैं या अनएक्सपेक्टेड जो आप कह सकते हैं कि मूव्स हैं वो कर पाता है। तो ये उसकी बहुत बड़ी खासियत है इस प्लेन की, SU-57 की। और चूंकि ये बहुत ही साइलेंट होने के साथ फास्ट भी है और ख़तरनाक भी है, वेट जो इसका कैरी करने का है वेपन्स को वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से दुनिया में इसे हत्यारा भी कहा जाता है। हत्यारा मतलब इसके खतरनाक होने के कारण इसको ये उपाधि दी गई है। ये यहाँ पे याद रखिए, ये कोई इसका लाइक बेइज्जती नहीं है, ये इसको जो एक तरह से कहा उपाधि, मतलब कि एक तरह का जो मतलब इसे ये दिया गया, प्रायोरिटी दिया गया कि ये अपने हर मतलब इतना खतरनाक है कि इसे हत्यारा कहना गलत नहीं होगा, कि जहाँ जाता है वहाँ ये लाशों के ढेर बिछा देता है हमला करके। तो इसी वजह से इसे कई लोग हत्यारा भी कहते हैं। ऑफ कोर्स वेस्टर्न मीडिया में भी इसको हत्यारा जो नाम से ही पता चलता है, वेस्टर्न मीडिया इसको पसंद नहीं करती क्योंकि ये उसके अगेंस्ट में रसिया ने बनाया, तो वेस्ट इसे और नेटो के थ्रू उसको पसंद उतना नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक कारण होता है। और भी कुछ प्लेन्स है, जैसे कि आ जाता है F-18B हॉर्नेट। ये आपका ये सभी प्लेन जो है वो अमेरिका में दिखेंगे, अमेरिका और अंदर। फिर उसके बाद F-18C हॉर्नेट, F-18E हॉर्नेट सुपर हॉर्नेट, F-18F सुपर हॉर्नेट और EA-18G ग्रोलर। देन उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तब आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर ये जो दोनों दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर प्लेन है, F-22 रैप्टर और Su-57, इन दोनों में डिफरेंसेस या कंपैरिजन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि भारत जो है वो अभी अपने एमका प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और भारत का फिफ्थ जनरेशन का जो फाइटर प्लेन है वो अभी बनने में टाइम है। फिफ्थ जनरेशन का फाइटर प्लेन बनने में अभी टाइम है, इसमें आपका टाइम लगेगा। और भारत की जो ज़रूरत है वो आपका फिफ्थ जनरेशन के फाइटर प्लेन के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना ने 200 के आसपास अपने जो फिफ्थ जनरेशन के प्लेन हैं उसको बॉर्डर पे डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है या कर दिया है। फिफ्थ जनरेशन का चाइना ने डिप्लॉय कर दिया, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, जिस पर अभी भारत काम कर रहा है अपने एमका प्रोजेक्ट पर। दूसरे देश से नहीं खरीद रहे, इसके पीछे कारण ये है कि फिफ्थ जनरेशन का फाइटर प्लेन पहला तो है कम बहुत ही ज़्यादा, और दूसरा देश उसको बेचेगा तो बहुत हाई कीमत पर बेचेगा, और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसको खरीदने के बाद फिर वही हालत हो जाएगी कि हम कभी बना नहीं पाएंगे। तो इसीलिए भारत के वैज्ञानिकों ने बोला
कि नहीं, इसे हम लोग खुद से जब बना रहे हैं तो उसे बनाकर ही छोड़ेंगे। और हल जो है तेजस, हल का जो तेजस है वो ऑलरेडी सर्विस में आ चुका है, तो उसके अलग फ़ायदे हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा, फिफ्थ जनरेशन का जो फाइटर प्लेन है उसमें लाइक टाइम लगेगा भारत को, लेकिन भारत उस पर काम कर रहा है, चाइना के पास है। साथ ही साथ यहाँ पे याद रखिएगा, अभी हमारे पास एडवांस वर्जन में जो है उसमें आपका 4.5 जनरेशन का राफेल है, ठीक है, या रफाल है। तो रफाल जो है वो कई हद तक फिफ्थ जनरेशन के फाइटर प्लेन को काउंटर करने के लिए एटलीस्ट सफिशियंट है। तो ये हमारे लिए एक पॉइंट हो जाता है कि हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं, और हमारा बॉर्डर जो है उसके आसपास के इलाकों में वैसे फिफ्थ जनरेशन के कोई बहुत खतरनाक एनिमी नहीं है, चाइना एक है, तो उसको काउंटर करने के लिए और भी कई तरह के सिस्टम अपनाए गए हैं। तो F-22 रैप्टर जो है ये दुनिया का सबसे एडवांस फिफ्थ जनरेशन का प्लेन है, जो 1990 के बाद उभर कर सामने आया। अमेरिका ने इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया था, 700 प्लेन बनाने का प्लान था, लेकिन ये इतना महंगा प्लेन है कि इसको एट द एंड 180 तक लाते लाते रोक दिया गया, और बराक ओबामा ने फाइनली इसको रोक दिया और कहा कि नहीं, ये इतने पे ही रुक जाएगा ये प्रोजेक्ट। इसे अमेरिका की एक कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, वो बनाती है। कुछ इस तरह से उसका लोगो आपको दिखेगा उस कंपनी का। ये लॉकहीड मार्टिन दुनिया की सबसे एडवांस वेपन बनाने वाली कंपनी के रूप में जानी जाती है, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है F-22 रैप्टर। और भी बहुत सारे प्लेन हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा नामी है उस कंपनी का। और यहाँ पे पर प्लेन का जो लाइफ साइकिल है F-22 का, उसमें अगर आप काउंट करोगे तो 678 बिलियन का जो कॉस्ट आया था, यूनिट कॉस्ट और पर प्लेन का लिटरेसी कॉस्ट, ये सब में इस प्लेन की खासियत यही है जो F-22 है ये, पहला तो ये है कि ये रडार पे पकड़ में नहीं आता, रडार पे ये डिटेक्ट नहीं होता, इसकी सबसे बड़ी खासियत है। दूसरा है कि ये जो मिसाइल लेकर जाता है वो मिसाइल इसके अंदर होती है, अंदर कहने का मतलब इसके नीचे वाले हिस्से में होती है, तो उसकी वजह से ये मिसाइल को भी लेकर जाता है, उसको रडार में पकड़ में नहीं आने के कारण ये आसानी से चला जाता है और किसी को मालूम नहीं चलता, ये हमला करके वापस लौट आता है। ये इस प्लेन की सबसे बड़ी खासियत है, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये शान भी है। शान इसलिए कि अभी तक इसके टक्कर का कोई जहाज बन नहीं पाया है। दूसरी तरफ Su-57 जो है, Su-57, ये आपका एज कंपेयर टू F-22 रैप्टर ये उतना ज़्यादा आपका लाइक ये नहीं है, आप कह सकते हैं कि स्टेल्थ नहीं है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये प्लेन बहुत ही फास्ट है एज कंपेयर टू F-22 रैप्टर। ये Su-57 जो ये फास्ट बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से उड़ता है, पहला। दूसरा, वेपन ज़्यादा कैरी करता है, ठीक है, वेपन ज़्यादा कैरी करता है, वेपन हाई कैरी करता है, हाई स्केल पर कैरी करता है, ये इसकी खासियत है। तीसरी इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका साइज बड़ा है, और जैसा कि मैंने बताया रसिया की फिलॉसफी ये कहती है द बिगर द बेटर, तो बड़ा होने के कारण वेपन ज़्यादा कैरी होता है आसानी से। और चौथा जो हो गया, मैंने आपको बताया, ये फ्लोट आसानी से कर लेता है हवा में, करतब अलग अलग तरह के कर लेता है, तो इसकी वजह से ये आपका एयर सुपीरियोरिटी में कई मामलों में बाजी जो है इसकी फेवर में भी चली जाती है। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। इंडिया फिफ्थ जनरेशन अगर खरीदे तो दोनों ऑप्शन में F-22 रैप्टर तो अमेरिका किसी को देता नहीं है, Su-57 पे इंडिया मतलब शामिल था, लेकिन एट द एंड भारत ने फिर क्योंकि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे, उस वजह से अभी उसने सेपरेट किया है खुद को। आगे फ्यूचर में जो होगा उसके अनुसार डेवलपमेंट्स दिखाई देंगे। तो ये दो प्लेन जो है ये दुनिया के सबसे एडवांस प्लेन में काउंट होते हैं। देन उसके बाद फिर आ जाते हैं अलग अलग देश की एयरफोर्स है, और उन सभी का अलग अलग अपना पहचान है। तो अलग अलग देश का जैसे आप देख सकते हैं सिंबल, इंसिग्निया जो है, ये हमें समझने में मदद करता है कि हर देश की एयरफोर्स जो है वो अपने स्केल पर काम तो करती ही है। देन उसके बाद आ जाता है कि फाइटर प्लेन है, एयरक्राफ्ट, ये सब काम तो करते हैं, लेकिन दुश्मन कहाँ है कहाँ नहीं उसको पहचानने के लिए ज़रूरी होता है उसको ट्रेस करना। बॉर्डर पे भी अगर है तो कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, इन सभी में रोल प्ले करता है रडार, ठीक है। और रडार में भी हवा में उड़ता हुआ रडार अगर हो तो वो दुश्मन को दूर से ही पहचानने में और आसमान की ऊंचाई पे भी रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। और इसी में नाम उभर कर आता है एवॉक रडार का, अवाक रडार जैसे कहते हैं। इसी रडार के बारे में याद रखिएगा कि भारत ने इसको खरीदा, मतलब कि भारत ने खरीदा जब
भारत ने हमला किया था, एयर स्ट्राइक किया था। तो एयर स्ट्राइक के बाद जो है एक बात उभर कर सामने आई कि भारत के पास अगर ये एडवांस वाला रडार होता, पुराना वाला जो था वो 270 डिग्री घूमता था, 300 डिग्री तक घूम पाने वाला अगर होता, तो शायद एयर स्ट्राइक का जो आउटकम था वो ज़्यादा मच बेटर होता। ठीक है। एवॉक रडार जो है ये करता क्या, ये हवा में ही उड़ते हुए दुश्मन के प्लेन को फाइंड कर देता है। तो ये आपका इस तरह से प्लेन पर ही फिट बैठ कर आता है। कॉस्टली ये होता है, एक दो रडार इस तरह से करके होते तो वो अलग अलग एरिया में अपना ऑपरेट करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी है जो अलग अलग देश के पास है, नॉर्मली सभी देशों के पास नहीं है, लेकिन हाँ भारतीय वायुसेना के पास है। भारतीय वायुसेना के बाद अमेरिका के पास है, रसिया और बाकी देशों के पास भी है। तो दुनिया में जो पावरफुल एयरफोर्स, अगर मैं बोलूं कि दुनिया के जो बहुत पावरफुल एयरफोर्स में अगर आप काउंट करिएगा, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, टेक्नोलॉजी वाइज, नंबर वाइज, और साथ ही साथ आपका स्ट्रेंथ वाइज भी। ठीक है, इन सभी में इनका नाम आता है। लेकिन इनको टक्कर देने वाला जो कंट्री है वो है हमारा रसिया, हमारा पुराना दोस्त। ठीक है। तो रसिया जो है, रसिया इसके पास भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, एयरफोर्स इसके पास भी है। एज़ कम्पेयर टू यूएसए वो कम है, लेकिन रसिया का जैसे मैंने बताया द बिगर द बेटर एंड अदर बहुत सारी इसकी तकनीकें हैं जो इसने मतलब पूरे तरीके से उसको डेवलप करके रखा हुआ है। तो ये इसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर देता है। देन उसके बाद फ्रांस है जो खुद का एयरक्राफ्ट बनाता है, एयरक्राफ्ट ये बनाता भी है, बेचता भी है, जिसमें आपका डसॉल्ट राफेल जो है ये एक एग्जाम्पल है जिसे हमने खरीदा है। और भी है, मतलब इससे पहले भी हमने डसॉल्ट कंपनी के और भी प्लेन्स खरीदे थे। तो फ्रांस हमारा एक बहुत अच्छा पार्टनर है खासतौर पे प्लेन्स के मामले में। रसिया के अलावा हम जो प्लेन लेते हैं वो मोस्टली यहीं से लेते हैं, फ्रांस से लेते हैं। उसके अलावा आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन की भी अपनी एयरफोर्स है। भारतीय वायुसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना में इसका भी नाम आता है। और फिर एक आ जाता है हमारा, आप कह सकते हैं पड़ोसी, हमारा एक आप कह सकते हैं काउंटर, जिसे हम हमारे हमारे लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हमेशा मतलब कि लाता रहता है, और यह है आपका चाइना। चाइना के पास भी एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, फिफ्थ जनरेशन, इसके पास प्लेन्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सभी मामलों में चाइना भी पीछे नहीं है, ये दुनिया के टॉप लीडिंग कंट्रीज़ और एयरफोर्स में भी अपना पोजीशन रखता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं जो मैंने आपसे साझा की है रिलेटेड टू एयर फोर्स। आशा करता हूँ कि ये आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। इसके बाद में और जानकारियों के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा अलग अलग देश में यूज़ होने वाले एयरक्राफ्ट, उनके स्ट्रेंथ, उनके नंबर्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी आपसे इसके बाद पार्ट 2 में, जिसमें मैं एयरफोर्स से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।